बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फिजा सईद आपके अपने चैनल के साथ दैट इज स्टडी विद स्किल्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जिसे हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। आज हम पिट्यूटरी ग्लैंड यानी हाइपोफाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मिलकर बहुत अच्छे से नेशनल एमडी कैट की तैयारी कर सकें और मैक्सिमम स्कोर ऑब्टेन कर सकें। अच्छा, इससे पहले मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट मौजू पे बात करना चाहूँगी, ठीक है। मुझे पता है इस साल बहुत सारी स्टूडेंट्स जो हैं वो उनका एडमिशन हो चुका है, वो सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, उनके लिए तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो कुछ परसेंटेज की वजह से, कुछ 1-2 परसेंटेज की वजह से, कुछ किसी भी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। आप हिम्मत ना हारें। सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगी, आप हिम्मत ना हारें। अगर आप वाक़ई में पैशनेट हैं, अगर आपने सोचा हुआ है कि मुझे बनना है तो डॉक्टर ही बनना है और आप पैशनेट हैं, किसी की जोर ज़बरदस्ती की वजह से आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते बल्कि आप अपने दिल से डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप इम्प्रूव करें, ठीक है। आप रिपीट ना करें, रिपीट अपनी गलतियां ना करें बल्कि इम्प्रूव करें। इम्प्रूव करना कोई गुनाह का काम नहीं है, इंसान इम्प्रूव कर सकता है, अपनी गलतियों से सीख सकता है। मैंने बहुत सारे ऐसे इम्प्रूवर्स भी देखे हैं जो थर्ड टाइम के इम्प्रूवर्स हैं और माशाल्लाह से अब दफ़ा वो थर्ड टाइम के इम्प्रूवर्स पूरे पंजाब में भी फर्स्ट आ चुके हैं। आप सोच सकते हैं, कोई आपका ये याद नहीं रखेगा कि आपने कितनी दफ़ा इम्प्रूव किया, क्या कितनी मेहनत की, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा। लेकिन जब आपका नेम होगा, आपका आपके पूरे मुआशरे में आपका नेम होगा, तो सिर्फ ये याद रखा जाएगा कि आपने कितना अच्छा स्कोर किया था, आपने कितना अपना नाम रोशन किया, अपने वालदैन का नाम रोशन किया। आप होपलेस ना हो, आप होप रखें। अल्लाह ताला भी कुरान पाक में फरमाते हैं, जो मेहनत करते हैं मैं उनका ही साथ देता हूँ, ठीक है। होपलेस ना हो, होप रखें और खूब मेहनत करें और अल्लाह ताला पर एतमाद रखें, अपनी मेहनत पर एतमाद रखें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर कामयाब करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड और जिसे हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। अच्छा, ये बहुत रफली नोट्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये मेरे अपने नोट्स हैं। मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने नोट्स बनाएं, ठीक है, जिस तरीके से मैंने बनाए हैं फेडरल बुक से, पंजाब बुक से, ठीक है। मेरे ये जो नोट्स हैं ये मैंने अपनी तैयारी के लिए बनाए थे। जब आप लोग अपनी तैयारी के लिए अपने नोट्स बनाएंगे ना, तो आपको याद रहेगा कि ये पॉइंट मैंने बुक की उस लाइन से लिखा था, ये पॉइंट मैंने इस लाइन से लिखा था। इस तरीके से आपकी मेमोरी बहुत अच्छी बिल्डअप होगी। आपको भी मैं कहूँगी कि अपने नोट्स बनाएं। नहीं बना सकते अपने नोट्स तो मेरी स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने भी बहुत मेहनत से बनाए थे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जिसे हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। अच्छा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है, इसका जो साइज होता है वो ना पी शेप होता है, मटर के दाने जितना होता है। अच्छा, इसकी लोकेशन कहाँ होती है? हम पिछले लेक्चर में, ठीक है, कुछ दिन पहले मैंने आपको हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ाया था और वो जो हाइपोथैलेमस होता है वो दैट इज अ कनेक्टिंग लिंक, ठीक है, वो एक कनेक्टिंग लिंक होता है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान, ये आपको पता है। अच्छा, अब उस हाइपोथैलेमस के बिलो, उसकी जो बिलो साइड होगा उस पर क्या मौजूद होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस हमारे पास है, ठीक है, और इसकी बिलो साइड पर पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद है, ठीक है। अच्छा, हाइपोथैलेमस के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद तो है, लेकिन ये किस तरीके से मौजूद है? ये दोनों एक दूसरे से अटैच हैं एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से, और वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है दैट इज कॉल्ड इन्फंडब्यूलम, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ अटैच है, लेकिन एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से अटैच है, और ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? इन्फंडिब्यूलम। अच्छा, अब ये इन्फंडिब्यूलम किस चीज़ से बना हुआ है? ये इन्फंडिब्यूलम दैट इज कंपोज्ड ऑफ ब्लड वेजल्स एंड फाइबर्स ऑफ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, ठीक है। अच्छा, हम हाइपोथैलेमस में पढ़ चुके हैं कि वो सेल्स जो हाइपोथैलेमस को बनाते हैं, ठीक है, वो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं। अब क्योंकि ये इन्फंडिब्यूलम हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को एक दूसरे के साथ अटैच कर रहा है, तो ये इन्फंडिब्यूलम जो है वो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स के ब्लड वेजल्स और फाइबर से बना हुआ है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं पिक्चर में भी कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से अटैच है, ठीक है,
और ये इनफंडिब्यूलम से अटैच है। और ये इनफंडिब्यूलम किससे बना हुआ है? इन न्यूरोसिक्रीटरी सेल से ये इनफंडिब्यूलम बना हुआ है। होप सो कि आप लोगों को ये बात मेरी क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इसके बाद हमें सबको ज़्यादातर ये बात पता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन्स को अपने से रिलीज करता है। ठीक है, सो एंडोक्राइन ग्लैंड का जो मास्टर ग्लैंड है वो कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, वर्टिब्रेट्स में यानी कि जैसे कि हम हैं, मैन हैं, ठीक है, इनमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं इनके 2 लोब्स पाए जाते हैं। देखिए, हमें पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लोब्स होते हैं। एक होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एक होता है मीडियन लोब और एक होता है पोस्टीरियर लोब। ठीक है, अब जो मैन होता है या वर्टिब्रेट जो होते हैं, ठीक है, इनमें 2 लोब्स पाए जाते हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। जो मीडियन लोब होता है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस फॉर्म में होता है। ठीक है, जबकि बाकी जितने भी होते हैं उनमें पिट्यूटरी ग्लैंड नॉर्मली इसके कितने लोब्स होते हैं? सो इसके 3 लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब एंड मीडियन लोब। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड के ये जो 3 लोब्स हैं, ठीक है, एक जो एंटीरियर लोब है इसका एक दूसरा भी नेम है। ठीक है, इस इंटीरियर लोब को क्या कहा जाता है? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एडिनोहाइपोफाइसिस। ठीक है, जबकि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर लोब है इसे कहा जाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। जबकि मीडियन लोब का कोई दूसरा नेम नहीं है, इसे मीडियन लोब भी कहा जाता है। अच्छा, आज हम एंटीरियर लोब पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मीडियन लोब भी पढ़ा दूंगी। सबसे पहले एंटीरियर लोब जिसे एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहा जाता है, याद रखिएगा अगर आपके पास एक क्वेश्चन आए, ठीक है, आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड कहलाता है, और आपके पास ऑप्शन आते हैं 3, लाइक पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड या सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आप कंफ्यूज ना होना कि मैं पिट्यूटरी ग्लैंड लगाऊं क्या एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड लगाऊं। देखिए, आपको एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड लगाना है। अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, पिट्यूटरी ग्लैंड और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो आपको मास्टर ग्लैंड के आंसर में एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड लगाना है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा हार्मोन्स रिलीज कर रहा है। ठीक है, समझ आ गई बात? अच्छा, अब इसके अलावा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रीट करता है। ठीक है, अच्छा, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कितने हार्मोन्स सिक्रीट करता है? तो ये 6 हार्मोन्स सिक्रीट करता है। अच्छा, ये जो 6 हार्मोन सिक्रीट करता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये रेगुलेट करते हैं अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। ठीक है, मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कैसे। 6 हार्मोन जो ये रिलीज करेगा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, वो दूसरे ग्लैंड्स को जाके रेगुलेट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे मैं आपको आगे बताती हूँ। देखें, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के 6 हार्मोन्स हैं, जिसमें सबसे पहले एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का एक हार्मोन आता है जिसे कहा जाता है ग्रोथ हार्मोन या फिर सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन कहा जाता है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। इसके 2 नेम्स हैं। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है और इसे सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन भी कहा जाता है। आपको दोनों याद रखने हैं। अच्छा, याद रखिएगा, जब हाइपोथैलेमस जो होता है ना, मैंने कहा आपको पहले भी हाइपोथैलेमस वाले में भी बताया था कि हाइपोथैलेमस जो होता है उसके हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करते हैं हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स। अच्छा, जब हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा कौन सा हार्मोन, मैं आपको बताती हूँ, GHRF। अच्छा, अब ये GHRF क्या है? दैट इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। बताया था ना हाइपोथैलेमस वाले लेक्चर में कि या तो ये रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करेगा हाइपोथैलेमस, या तो ये इनहिबिटिंग फैक्टर रिलीज करेगा। GHRF यानी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर जब हाइपोथैलेमस सिक्रीट करेगा और वो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आएगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा ग्रोथ हार्मोन GH, जिसे सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, जब ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करेगा, तो ये हाइपोथैलेमस जब ये रिलीजिंग फैक्टर ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा, तब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा जिसे सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? जब पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा,
तो ये डायरेक्ट इफेक्ट डालेगा ग्रोथ और डेवलपमेंट पर, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ होगी, ठीक है। अच्छा, जिसकी वजह से सेल ग्रोथ करेंगे और सेल डिवीजन स्टार्ट होगी। सो ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोट्रोपिक हार्मोन की वजह से सेल ग्रोथ होती है और सेल डिवीजन होती है, ठीक है। स्टिमुलेट करते हैं वे ये दोनों चीज़ों को। अच्छा, इसके अलावा अगर ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट क्या करता है, सो ये स्टिमुलेट कर देता है अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड। जब अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड होगी, ठीक है, तो उसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, ठीक है। जहाँ जहाँ अमाइनो एसिड्स मौजूद होंगे वो अपटेक होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस होगी ग्रोथ हार्मोन जब रिलीज होगा तो। अच्छा, इसके अलावा जब हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा सोमैटोस्टेटिन हार्मोन, ठीक है, और ये जब सोमैटोस्टेटिन हार्मोन किसके पास आएगा, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आएगा, तो ये इनहिबिशन कर देगा, ये रोक देगा रिलीज होना ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। जब ग्रोथ हार्मोन ही रिलीज नहीं होगा तो ग्रोथ भी नहीं होगी। सो आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि हाइपोथैलेमस जब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करेगा तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन, जिसे सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है, ये रिलीज होगा, जिसकी वजह से ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी। जब हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा सोमैटोस्टेटिन हार्मोन, तो जब ये हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा तो ग्रोथ हार्मोन नहीं रिलीज होगा, उसकी इनहिबिशन होगी, ठीक है। अच्छा, जब भी ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा तो उसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का बनना बहुत तेजी से इंक्रीज होगा। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं डेफिशिएंसी की, अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से डॉर्फिज्म हो जाएगा। डॉर्फिज्म यानी कि कद छोटा रह जाएगा। अच्छा, और अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो तो उसकी वजह से क्या होगा, डेवलपमेंट स्लोअर होगी, आपकी डेवलपमेंट सही नहीं होगी, इंडिविजुअल शॉर्टर रह जाएगा, छोटा रह जाएगा इंसान, ठीक है। इसके अलावा बॉडी पार्ट्स और आईक्यू एंड ब्रेन स्टे अनअफेक्टेड, यानी कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स होंगे और आईक्यू जो ब्रेन वगैरह होगा उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, बस इंसान छोटा रह जाएगा अगर ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होता है, ठीक है। अच्छा, अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो उसके नतीजे में गाइगेंटिज्म हो जाएगा। अगर कम रिलीज हो तो ड्रॉफिज्म हो जाएगा, अगर ज़्यादा रिलीज हो तो गाइगेंटिज्म हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होगा चाइल्डहुड में, ठीक है। इंसान जब चाइल्ड होगा, अगर ग्रोथ हार्मोन उस वक्त ज़्यादा रिलीज होगा तो उसके नतीजे में एक बीमारी हो जाएगी जो कि कहलाएगी गाइगेंटिज्म। अच्छा, उसके बाद इसमें इसकी वजह से क्या होगा, गाइगेंटिज्म में इसमें एबनॉर्मली बहुत ही लंबा इंसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक्रोमेगली क्या है, अच्छा ये भी ग्रोथ हार्मोन के रिलीज की वजह से ही होता है। अगर ग्रोथ हार्मोन जब इंसान अडल्ट हो तब ज़्यादा रिलीज हो, फॉर एग्जांपल मैंने पहले आपको बोला कि अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो छोटे में यानी कि चाइल्डहुड में, बचपने में, तो क्या होगा, तो इंसान बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वो गाइगेंटिज्म होगा, ठीक है। लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है अडल्टहुड में, जब आप बड़े हो गए तब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा है, तो उसके नतीजे में एक्रोमेगली कॉज हो जाएगा। अच्छा, अब एक्रोमेगली में क्या होगा, नो लॉन्गर इंक्रीज इन बोन लेंथ, इसमें आपकी बोन्स लंबी नहीं होंगी, आप लंबे नहीं होंगे, ठीक है। मतलब आप लंबे नहीं होंगे इस हार्मोन की वजह से, क्योंकि ये ज़्यादा रिलीज हो गया है आपके अडल्टहुड में, बल्कि आपकी ना जो बोन्स होंगे वो थिक हो जाएंगे, वो बहुत चौड़े चौड़े हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आपके हैंड्स बहुत ज़्यादा चौड़े चौड़े, फीट्स बहुत ज़्यादा चौड़े हो जाएंगे, स्कल बहुत चौड़ा होगा, और जा जो होते हैं आपके जो टीथ जा बोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है अडल्टहुड में, जब आप बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो कौन सी बीमारी होगी, एक्रोमेगली। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करूं, सो जल्दी से देख लेते हैं कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से अगर थ्राइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा तो क्या होगा। अच्छा, ये थ्राइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी तभी रिलीज होगा जब हाइपोथैलेमस ऑर्डर करेंगे, ठीक है, क्योंकि हाइपोथैलेमस के अंडर ही एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड अपने सारे हार्मोन्स रिलीज करता है। अच्छा, जब हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा कौन सा हार्मोन, थायरोटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर,
क्या मैंने कहा, थायरोटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर जब हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा और वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आएगा हार्मोन थायरोटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, तो उसके नतीजे में कौन सा हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, ये रेगुलेट करेगा फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये हार्मोन जो है जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कहाँ जाएगा, ये हमारे थायराइड ग्लैंड्स पर जाएगा। अच्छा, ये थायराइड ग्लैंड्स पर जाके इंक्रीज कर देगा एक्टिविटी ऑफ सिक्रीशन। ठीक है, किस चीज़ की सिक्रीशन मैं आपको बाद में बताती हूँ, एक हार्मोन सिक्रीट होगा, वो हम आगे जाके देखते हैं। ठीक है, सो हाइपोथैलेमस जब रिलीज करेगा थायरोटोट्रोफिन, ठीक है, रिलीजिंग फैक्टर, और ये थायरोटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आएगा। सो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड भी सिक्रीशन करेगा, और वो किस चीज़ की सिक्रीशन करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। ठीक है, अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास, जिसके नतीजे में क्या रिलीज होगा, एक हार्मोन रिलीज होगा, और वो हार्मोन कहलाएगा थायरोक्सिन। ठीक है, अच्छा, अब अगर थायरोक्सिन जो कि थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है, अगर इसकी ओवर सिक्रीशन हो जाए, ये बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाए, एक्सेस ऑफ थायरोक्सिन हो जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा थायरोक्सिन रिलीज हो जाए, तो इसके नतीजे में क्या मतलब बीमारी होगी, क्या डिजीज़ होगी, दैट इज़ कॉल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा होना किसी भी चीज़ का। जब थायरोक्सिन ज़्यादा रिलीज़ होगा, थायरोक्सिन क्यों ज़्यादा रिलीज़ होगा, क्योंकि TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से ज़्यादा रिलीज़ होगा, जिसके नतीजे में थायराइड ग्लैंड भी थायरोक्सिन ज़्यादा रिलीज़ करेगा और एक बीमारी हो जाएगी, दैट डिसीज इज कॉल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म। अच्छा, अगर जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है एंटीरियर लोब से कम रिलीज होता है, तो लैक ऑफ थायरोक्सिन हो जाएगी, तो थायराइड ग्लैंड भी थायरोक्सिन कम प्रोड्यूस करेगा, जिसके नतीजे में एक डिजीज हो जाएगा, दैट डिजीज इज कॉल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अब हमने दो हार्मोन्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको कौन सा हार्मोन पढ़वाया, ग्रोथ हार्मोन, उसके बाद हमने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात कर ली। ठीक है, इसके बाद थर्ड हार्मोन की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। अच्छा, ये भी तभी रिलीज होगा जब हाइपोथैलेमस ऑर्डर करेगा। अच्छा, हाइपोथैलेमस से कौन सा रिलीज होना चाहिए हार्मोन, सो वो जो रिलीज होगा हार्मोन हाइपोथैलेमस से, दैट इज कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर जब हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, सो उसके नतीजे में एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा ACTH। ठीक है, अब ये किस चीज़ को कंट्रोल करता है, सो ये कंट्रोल करता है स्टेरॉयड लेवल इन ब्लड में। ठीक है, इन स्ट्रेस जब नर्वस सिस्टम से स्टिमुलेशन आती है। देखें, मैं आपको बात समझाती हूँ, जब भी स्टेरॉयड लेवल इन ब्लड मतलब आगे पीछे होता है, कम ज़्यादा होता है, या स्ट्रेस कंडीशन होती है, तो उसके नतीजे में नर्वस स्टिमुलेशन जो आएगी, इन सब के नतीजे में रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ठीक है, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से, जिसके नतीजे में एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा ACTH। ठीक है, अब देखिए मैं आपको सारी बात समझाती हूँ। जब भी कोई स्ट्रेस कंडीशन होगी तभी ACTH रिलीज होगा, यानी स्ट्रेस कंडीशन में कोई भी स्ट्रेस कंडीशन हो सकती है, हीट हो सकता है, कोई आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है, कोल्ड, पेन या फ्राइट वगैरह। ठीक है, अगर कोई भी ऐसी वजह होती है, इसके नतीजे में जो भी स्ट्रेस कंडीशन होगी ACTH रिलीज होगा। सो इसके रिलीज होने से पहले हाइपोथैलेमस से ज़रूरी है कि कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर रिलीज हो। जब वो कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आएगा, तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ACTH रिलीज करेगा, यानी कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ठीक है, अब ये जब ACTH एड्रीनल कॉर्टेक्स पर आएगा, ठीक है, किडनी का एक पार्ट होता है जो आउटर पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एड्रीनल कॉर्टेक्स। जब ये एड्रीनल कॉर्टेक्स के पास आएगा, सो एड्रीनल कॉर्टेक्स रिलीज करेगा एक हार्मोन, दैट इज कॉल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। हाइपोथैलेमस ने कौन सा रिलीज किया था हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, जिसके नतीजे में ACTH एंटीरियर लोब से रिलीज हुआ और यहाँ से रिलीज हुआ एड्रीनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। अब ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन क्या करेगा, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स जो हैं
ये दो हॉर्मोन्स हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हॉर्मोन्स कलेक्टिवली इन दो हॉर्मोन्स को कहा जाता है, और ये जो दो हॉर्मोन्स हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज एल्डोस्टेरोन एंड सेकेंड वन इज कॉर्टिसोन। ठीक है, सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन इन दोनों हार्मोन्स को कलेक्टिवली कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं हार्मोन्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देयर रेगुलेशन, यानी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। अब उसमें कौन से हार्मोन्स आ जाते हैं? सो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से फॉलिकल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसके अलावा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड LH, जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कहा जाता है, ये LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल्स में प्रोड्यूस होता है, जबकि इसी तरीके का मेल्स में जो प्रोड्यूस होता है हार्मोन दैट इज ICSH। ठीक है, ये ICSH जो है वो मेल्स में प्रोड्यूस होता है, जबकि LH जो है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से फीमेल्स में प्रोड्यूस होता है, और इसे कहा जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, और जो मेल्स में प्रोड्यूस होता है इसे कहा जाता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, इसके अलावा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एक और हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इसे प्रोलैक्टिन भी कहा जाता है, और इसे LTH भी कहा जाता है। ठीक है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लिए, जबकि LTH ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन कहा जाता है इसे। ठीक है, जो प्रोलैक्टिन को ही कहा जाता है। ठीक है, सो प्रोलैक्टिन इज ऑल्सो कॉल्ड ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन, LTH शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखा जाता है। सो आपको दोनों बातें याद रखनी है कि LH क्या है और LTH क्या है। अच्छा, ये बात अच्छे से याद रखिएगा कि FSH और LH, ठीक है, FSH और LH दोनों को साथ में कहा जाता है गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, सो आपसे कभी भी पूछा जाए कि गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स कौन से हार्मोन्स होते हैं, सो FSH एंड LH इज कॉल्ड गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स। ठीक है, सो आपको ये याद रखना है कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कितने हार्मोन सिक्रीट करता है? 6 हार्मोन सिक्रीट करता है, और वो हार्मोन्स जो रेगुलेट करते हैं एक्टिविटी ऑफ अदर एंडोक्राइन हार्मोन्स। ठीक है, जैसे मैंने बात की आपसे कि जब ACTH रिलीज होगा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो वो एड्रीनल कॉर्टेक्स पे जाएगा। एड्रीनल कॉर्टेक्स एक और ग्लैंड है, ठीक है, उससे एक और हार्मोन रिलीज हो रहा है, मतलब एंटीरियर लोब से एक रिलीज होने के बाद हार्मोन, ठीक है, दूसरे ग्लैंड के पास जा रहा है और उससे एक हार्मोन रिलीज करवा रहा है। सो ऐसे हार्मोन्स जो इन्फ्लुएंस करें दूसरे एंडोक्राइन ऑर्गन्स पर और उनसे भी रिलीज करवाए हार्मोन्स, ऐसे हार्मोन्स ट्रॉफिक हार्मोन्स कहलाते हैं। जैसे आपसे बात करूं, ACTH एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड पर जाके थायरोक्सिन प्रोड्यूस करवा रहा था। ठीक है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH, ये जो 4 हार्मोन्स हैं दे आर कॉल्ड ट्रॉफिक हार्मोन्स, जो दूसरे एंडोक्राइन ऑर्गन से जाके रिलीज करवा रहे हैं दूसरे हार्मोन्स। फॉर एग्जांपल, अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जा रहा है और जाके रिलीज करवा रहा है थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन, तो ये भी क्या है? एक ट्रॉफिक हार्मोन है। ठीक है, सो आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है। होप सो कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हुई होगी, आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा और आप लोगों के लिए यूजफुल साबित हुई होगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हुई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट हासिल हो सके। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। रखिए मुझे अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।